Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Support in plants. Very tricky, very you can say concept based topic. You should be with me और आपको हर डायग्राम को समझना है, हर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लेकर चलना है, तभी आपको ये बातें समझ आएंगी और तभी आप वो मार्क्स स्कोर कर सकेंगे जो इंशाल्लाह आपको किसी यूनिवर्सिटी में लेके जाएगी. So let's move to the whiteboard, but most important thing is your concentration. I hope you will have a good journey with us. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, chapter number 16 biology हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर और ये उसका ज़ाहिर है सेकेंड चैप्टर है. टॉपिक का नाम आपको बताया था मैंने कल भी कि सपोर्ट मूवमेंट एंड लोकोमोशन. इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज एंड दैट इज सपोर्ट इन प्लांट्स. और अगर हम एक टिपिकल प्लांट को ड्रॉ करें समथिंग लाइक इट, बहुत सिंपल सा अगर हम ड्रॉ करते हैं एक प्लांट, तो यू नो वेरी वेल कि हम इसके सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. एंड वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज रूट. That is definitely anchored in the soil. Other one is called as the stem. Second one is called as stem. And third vegetative part is the leaf. तो ये मेरे पास 3 parts हो गए. Definitely one is root that is present in the soil. और इसके 2 फंक्शन हैं. पहला फंक्शन ये है कि जाहिर है ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इसे तमाम पार्ट्स तक सप्लाई करने का वजह बनेगा. दूसरा काम इसका क्या है, एंकरेज, ये इसको गाड़ के रखेगा. और अगर देखें तो इसका एक और बड़ा यूनिक काम भी है, वो ये कि इस पर्टिकुलर स्टेम के ऊपर लीव्स अरेंज हैं. दोज आर कैपेबल ऑफ गैदरिंग द सनलाइट और मेक फूड फॉर इट. अब अगर हम स्पेसिफाई हों और हम स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो स्टेम के मेरे पास 2 फंक्शन हैं. पहला फंक्शन ये है कि जाहिर है ये रूट और लीव्स के दरमियान में कनेक्शन का काम कर रहा है कि हर वो चीज़ जो रूट ने एब्जॉर्ब की है इट विल बी सप्लाइड टू द लीव्स. डेफिनेटली इट इज़ नथिंग अदर देन वाटर एंड मिनरल्स. प्लस इसका मैंने अभी बोला दूसरा फंक्शन मेरे स्टेम का ये है कि इट is basically gaining an erect posture. और उस इरेक्ट पोस्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि इसने लीव्स को अपने पर अरेंज करवाना है और ये लीव्स डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लाइट गैदर कर सकते हैं. थर्ड पार्ट ज़ाहिर है मेरे पास लीफ है. अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ की एक टहनी होती है एंड दैट वेरी टहनी इज कॉल्ड एज पेटियोल. ये मैंने अभी बता दिया है क्योंकि इसने आगे इस्तेमाल होना है. तो स्टॉक टहनी ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोल. सो पेटियोल इज ओवर हियर और आपको पता है कि दिस पेटियोल देन एक्सटेंड्स इनटू द लीफ एज मिडरिब. और मिडरिब के नीचे साइड से क्या निकलती हैं, डेफिनेटली वेन्स. और इसके ऊपर अरेंज होता है फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड एज द लेमिना. तो ये वो सब चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. राइट, आइए हम देखते हैं कि इन जो पार्ट डिस्कस किए हैं उनके हमारे पास क्या क्या फंक्शंस थे. तो पहला पार्ट मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, रूट्स. अदर वन वाज स्टेम एंड लास्ट वन वाज लीव्स और लीफ सिंपली. राइट, और उसमें जो हमारा खास तौर पे स्टेम है उसके मेरे पास क्या क्या फंक्शन हैं. तो पहला फंक्शन ये है कि प्रोवाइड अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ लीव्स. इसके ऊपर वो जगह है जिस पे लीव्स अपने आप को अटैच कर सकते हैं. एंड नंबर 2, इट प्रोवाइड्स अ फोर्स टू हैव एन इरेक्ट पोस्चर. और इस इरेक्ट पोस्चर की वजह से ही इट कैन वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. फिर हम चाहते हैं कि हम देखें कि प्लांट में क्या क्या हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की सपोर्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक छोटा सा एम्ब्रियोनिक प्लांट है तो उसके अंदर सपोर्ट के लिए
मेरे पास सपोर्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल उसमें कोलेनकाइमा सेल्स नहीं है और स्क्लेरेनकाइमा सेल नहीं है, तो फिर उसके अंदर एक ही किस्म की सपोर्ट आती है, एंड दैट वेरी सपोर्ट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल सपोर्ट. Whenever I use the term physiological, इसका मतलब है कि plant has to perform some function. You know physiology, study of the normal function is called as physiology. तो plants कुछ functions perform करेंगे, जब तक वो functions perform होते रहेंगे plant erect posture में present होगा, और जो ही वो वाला function खत्म हो जाएगा या impair होगा तो plant will undergo the process of wilting or it will just fell down. And other one is called as mechanical support. और जब हम बात करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट की तो इससे मुराद मेरे पास ये है कि अब यहाँ पे कोई सेल आ गया है, कोई ऐसा टिश्यू आ गया है that can act like the bars, steel bars of the reinforced concrete. तो वहाँ पे जो सरिया काम कर रहा है हमारे लेंटर में सपोर्ट देने के लिए, कुछ ऐसा काम यहाँ पे हमारे पौधों में ये टिश्यूज दे रहे हैं कि जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टेम में सख्ती रहती है, और उस पर्टिकुलर सख्ती को यूज करता है प्लांट टू फेस द विंड्स. उसकी वजह से प्लांट हिलता जुलता जरूर है मगर गिर नहीं जाता. तो जो प्लांट गिर जाते हैं इसका मतलब ये है कि उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ वाज लेसर देन द विंड वेलोसिटी. जाहिर है बहुत दफ़ा विंड कम होती है, बहुत वक्त नहीं गिरते, कुछ गिर जाते हैं. इसका मतलब है कि उनकी अपनी मैकेनिकल फोर्स विंड की वेलोसिटी से कम थी. लेकिन जिन ट्रीज के अंदर मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा होती है, डेफिनेटली वो वाले प्लांट्स ज़्यादा देर तक सरवाइव करते हैं. किसको? बहुत हाई विंड वेलोसिटी एयर्स को, राइट. अब हम चलते हैं टिश्यूज़ को. हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज़ हो सकते हैं कि जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उसमें सबसे पहला टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा टिश्यू. पैरेन्कीमा और पैरेन्कीमा टिश्यू. अब आप लोगों ने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखना है इस स्लाइड को, इस डायग्राम को. इस सबको नजर आ रहा है कि यहाँ जो हमने सेल्स ड्रॉ किए हुए हैं दे आर बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स. और अगर आप पैरेन्काइमा सेल्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनकी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, इनकी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, और इसके अंदर लिविंग सेल वाले सारे फीचर प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. कैन यू नोटिस? फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके साइडों पे एक लिविंग बड़ा हेल्दी किस्म का ज़्यादा वॉल्यूम वाला साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है. तो ये जो मेरे पास टिश्यू है इज कॉल्ड एज अ पैरेन्कीमा टिश्यू. अब पैरेन्कीमा टिश्यूज जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं इसको डेफिनेटली हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे. फिर हम चलते हैं दूसरी किस्म के टिश्यूज के पास, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोलेनकीमा टिश्यूज. दैट इज कॉल्ड एज द कोलेनकीमा टिश्यूज. अब अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखें, इस पर्टिकुलर टिश्यू को देखें, तो इसमें नजर आने वाले सेल्स आप लोगों को अभी भी लिविंग नजर आ रहे हैं. हाउ यू कैन से कि वो लिविंग है? उसके पास हमें नजर आ रहा है कि एक लिविंग वैक्यूल अभी भी प्रेजेंट है, ऑल्दो इसकी सेल वॉल एज कंपेयर टू पैरेन्कीमा टिश्यू ज़्यादा थिक है, लेकिन स्टिल चूंकि यहाँ पे जो थिकनिंग है वो साइडों पर है, एंगल्स के ऊपर है, स्टिल आपको वो जगह मिल सकती हैं जहाँ से हम न्यूट्रिएंट्स और वाटर को इन एंड आउट मूव करवा सकते हैं. अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेम को, ये स्टेम है और आप इसको कट कर रहे हैं, ऐसे सेक्शन बना रहे हैं आप लोग, हमारे पास एक डिवाइस दी थी मैंने आपको, होती है, उसका नाम होता है माइक्रोटोम. माइक्रो का मतलब होता है इन माइक्रोन्स. माइक्रो इज 10⁻⁶ मीटर्स. अगर आप इतने थिन स्लाइस काट रहे हैं किसी स्टेम के वर्टिकल वे में तो हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, या हम इसे बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन. ऑन द अदर हैंड अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेम को, ये आपके पास वही स्टेम था, और आप इसको कट कर रहे हैं इस वे में, मीन्स एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे नाम देते हैं क्रॉस सेक्शन का. CS स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन,
एंड LS स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इस एनिमेशन में आप लोगों को हम क्या दिखा रहे हैं कि हाउ टू मेक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, राइट। आप देख रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर टिश्यू को लॉन्गिट्यूडिनल वे में कट कर रहे हैं। और अब आपको जो एनिमेशन नजर आ रही है उसमें यू कैन सी कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेम को विड्थ वाइज girth वाइज कट कर रहे हैं एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शन। आपने करना क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि आप इस पर्टिकुलर कॉलन के टिश्यू को दोनों सेक्शंस में देखें। लुक एट दिस, जो आपके लेफ्ट साइड पे है दैट इज बेसिकली शोइंग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इसे कौन कौन से फीचर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है इसी पर्टिकुलर टिश्यू का क्रॉस सेक्शन, राइट। क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि आप सेल्स को काट के देख रहे हैं, कैसे, विड्थ वाइज। और LS का मतलब है आप सेल्स को काट के देख रहे हैं लेंथ वाइज। नेक्स्ट टिश्यू इज कॉल्ड एज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्कीमा और काइमा रादर कीमा टिश्यूज। और ये जो मेरे पास स्क्लेरेन्कीमा टिश्यूज हैं, नाउ लुक एट इट्स क्रॉस सेक्शन। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस में और ज्यादा इजाफा हो गया है, और जो थिकनेस है इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल साइड्स। अब इसके किसी भी जगह से चीजों की आमदोरफ्त का कोई चांस नहीं है। तो ये कौन से सेल हैं, डेड सेल्स हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और हम स्टडी करें इसकी लास्ट टाइप एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। और आप लोग इस बात को भी जानते हैं, आप लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। आपको ये वाली बात भी पता है कि हमारे जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकीड्स और ट्रैचीड्स। और इन पर्टिकुलर ट्रैकीड्स की वजह से ही हमारे पास क्या बनते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कंडक्टिव टिश्यूज बनते हैं। लेकिन आपको याद होगा हम डिस्कस किया था कि ऑल्दो दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड बट दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डेपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड क्यूटिन ऑन द ऑल साइड्स। प्लस आपने ये बात याद रखनी है कि जो वेस्कुलर टिश्यू है इट इज अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे, वेदर इट इज अ रूट और इट इज अ स्टेम और अ पेट्यूल और अ मिडरिब। यानी कि अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप लोगों को वेस्कुलर बंडल अरेंज नजर आते हैं किसमें, क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट में। नाउ लुक एट दिस वेरी इमेज। इस इमेज को देखें तो आप लोगों को यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नजर आती है इन द व्हाट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम। तो आपने देखा है, आपने गौर करना है कि जैसे हम एक बहुत बड़ा पिलर बनाना चाहें तो उस पर्टिकुलर पिलर में हम लोगों को एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, किसका, सरियों का, ठीक है। उस पर्टिकुलर पिलर की वजह से, उस पर्टिकुलर रिंग की वजह से जब हम इसके ऊपर रीइंफोर्स करते हैं किसको, कंक्रीट को, तो उसकी स्ट्रेंथ में मल्टीफोल्ड इजाफा हो जाता है। तो सेम इज द केस हियर कि इस पर्टिकुलर वास्कुलर टिश्यू की अरेंजमेंट इन द स्टेम एंड रूट एंड इन द पेट्यूल एंड मिडरिब also playing a very significant role in providing support and strength to the plant tissues. अब हम चलते हैं इन पर्टिकुलर टिश्यूज की डिटेल से स्टडी करेंगे, एनाटॉमी को, हिस्टोलॉजी को, इनके फंक्शंस को, इनकी वर्किंग को। बट फॉर दिस पर्पस वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने हेडिंग लगाया है आप लोगों के पास, पेरेन्काइमा फिजियोलॉजी। यू नो व्हाट इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स नॉर्मल फंक्शन। और इसके लिए अगेन आप लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे, हमें चैप्टर नंबर 14 आप पढ़ के आए हैं, पार्ट 1 में आपने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं। तो आपको ये सारी बात पता है कि देयर इज अ प्रोसेस दैट इज लिंक्ड विद अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स। पहली बात लास्ट बोर्ड में डिस्कस किया था कि पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स। they have got very thin elastic and plastic walls, right? They are living cells. They are provided with a very important organelle that is called as what? Yes, cell vacuole. आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सेल वैक्यूल का अपना एक रूल है इन डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ द सेल। आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इस पर्टिकुलर सेल को एक हाइपोटोनिक या हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में डालेंगे। पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है व्हाट विल हैपन कि जो वाटर है इट विल गो इनटू द सेल, और आपने नाम किया इसको एंड ऑस्मोसिस। तो आप देख रहे हैं
कि जब जब एंड ऑस्मोसिस हो रही है तो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इनसाइड द सेल। वो प्रेशर किस पे डेवलप हो रहा है? डेफिनेटली ऑन द साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को गेन कर लेता है तो फिर वाटर बिगिन टू जॉइन व्हाट द वैक्यूल, और एक प्रेशर जो इनसाइड लग रहा है, फ्रॉम द इनसाइड लग रहा है टुवर्ड्स द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगर प्रेशर, राइट। अगर हम इसको डायग्राम बना के समझे तो ये भी कोई मुश्किल सी बात नहीं। हमने यूँ डिस्कस किया था कि ये मेरे पास एक प्लांट का सेल है, ये वाला, राइट, और इसके अंदर ये एक प्रेजेंट है क्या? वैक्यूल। और मैंने इसको प्लेस कर दिया है एक ऐसे सॉल्यूशन में दैट इज हाइपोटोनिक। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट कम है, राइट। इट इज हाइपर ऑस्मोटिक, इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब पानी ज्यादा है तो वाटर विल गो इन, ये इसके अंदर जाएगा और उसके रिजल्ट में इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। वो किस तरफ लगेगा? वो बाहर की तरफ लगेगा, और वो वाला प्रेशर जो वाटर बाहर की तरफ लगा रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर, राइट। अब आपने बात ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस पर्टिकुलर प्लांट सेल को प्लेस कर दिया है, किस में? आपने प्लेस कर दिया है इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? उसके रिजल्ट में अब यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इमेजिन कि एक लिविंग सेल है एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स इंटरनल कंडीशंस नियरली कांस्टेंट। तो वो काम कैसे कर सकता है? आपको याद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर्टिकुलर प्लांट सेल को दे रखा है एक अदद वैक्यूल, और इस वैक्यूल की खास मेम्ब्रेन है। यार एक्सेलेंट, आपने बिल्कुल ठीक बोला बेटा कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है इसका? टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट पे क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे सॉल्यूट पंप्स। Whenever use the term solute, इसका मतलब है हम किसी ऐसी चीज की बात करेंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली वाटर से कम है। इट मे बी द पोटासियम, इट मे बी मैग्नीशियम, इट मे बी कैल्शियम, इट मे बी सोडियम, ब्ला ब्ला ब्ला। इस पर्टिकुलर टोनोप्लास्ट पे जो प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूट पंप्स। दे हैव द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीपी। तो ये जो पंप यहाँ पे अटैच है, ये वाले पंप, ये वाले पंप, ये वाले पंप, they are basically trying to fetch what? Ions against concentration gradient. तो जब ions against concentration gradient से move करेंगे तो time will come when internal conditions of the vacuole become hypertonic. एक वक्त ऐसा आएगा my dear students कि जब ये वाले पंप्स सोडियम की मिकदार को, पोटासियम की मिकदार को, कैल्शियम की मिकदार को इस पर्टिकुलर वैक्यूल के अंदर बढ़ा देंगे तो कंडीशन यहाँ पे कैसे हो जाएंगी? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोऑस्मोटिक। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी की वो अंदर हो गई कम और बाहर हो गई ज्यादा, तो अब वाटर विल बिगिन टू मूव इन। अब वाटर किधर आना शुरू हो जाएगा? जब वाटर किधर आएगा तो डेफिनेटली ये वाला सेल पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होने के बावजूद भी इरेक्ट रहेगा, फूला रहेगा, राइट। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को जिसमें वाटर की वजह से ये स्टेम खड़ा रहता है दैट इज नन अदर देन अ काइंड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्योंकि अगर पानी है तो ये वाला सेल कैसा रहेगा? फूला हुआ रहेगा। लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाएगा, ये कब होगा? जब आपने अपने घर में एक पौधा लगाया हुआ है लेकिन आप उस पर जुल्म क्या कर रहे हैं कि आप उसको पानी दे ही नहीं रहे, एक दिन 2 दिन, तो ये बेचारा प्लांट दैट इज बेसिकली अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दैट इज बेसिकली हर्बेशियस प्लांट, नाउ इट विल अंडरगो द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। तो जब पानी मिलेगा ही नहीं बाहर से तो सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होने के बावजूद पानी अंदर दाखिल नहीं होगा, तो ये वाला प्लांट इट विल शो द साइन ऑफ विल्टिंग। तो ये विल्टिंग का साइन शो करेगा, और विल्टिंग के साइन शो होने के बाद अगर आपने इसे पानी दे दिया तो इट विल रीगेन इट्स करेक्ट पोस्चर, तो ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे पानी ना दिया तो फिर आप लोग इस पौधे की लाइफ, जान ले लेंगे। रिमेंबर, ये प्लांट्स भी लिविंग एंटिटीज हैं, इनकी जिंदगियां आपके हाथों में होती। तो पौधे लगाना
ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इन पौधों की ज़िंदगियाँ कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपने एक पौधा लगाया है तो आप उसकी ज़िंदगी की कदर करें, आप उसे पानी भी दें। आप उसे पानी देंगे तभी ये वाले पंप काम कर सकते हैं, तभी ये वाला प्लांट टगर प्रेशर के अंदर टर्जिड रह सकता है और तभी ये खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर पानी एब्सेंट हुआ तो टगर प्रेशर ड्रॉप होगा, तो ये पहले विल्टिंग का साइन शो करेगा और फिर ये गिर जाएगा और मर जाएगा। So this is the working mechanism of parenchyma cells in providing what support and keeping the structure of the herbaceous stem erect. So please water your small plants. अब हम चलते हैं अगले टिश्यू की तरफ, and that is called as what? Collenchyma cells and sclerenchyma cells. हमने बेसिकली स्टडी करनी है इसकी एनाटमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी हिस्टोलॉजी, बिकॉज कि ये प्लांट को फिजियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे रही हैं, बल्कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। अगर ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं तो फिर हमें उन बेसिस को अंडरस्टैंड करना है कि जिसकी वजह से ये हार्ड हैं। तो there are two types of hard tissues in the plant. Number one is called as collenchyma tissues, other one are called as sclerenchyma tissues. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इन पर्टिकुलर स्टेम्स, इन पर्टिकुलर टिश्यूज की क्या देखेंगे? क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यू कैन सी दिस डायग्राम। आप लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक ड्यूरेशन के थोड़े से टाइम के लिए गौर से देखें, आंखें खोल के देखें कि और कोशिश करें कि आप उन फीचर्स को एनालाइज कर सकें जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। आपके लेफ्ट पे नजर आ रहा है कोलेनकाइमा टिश्यू का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेंथ वाइज काटा हुआ, और राइट पे नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शन। आई एम गोइंग टू हैव अ साइलेंस फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड ट्राई टू नोट द व्हाट फीचर्स। राइट, नाउ लुक एट दिस। अब मैं आप लोगों की हेल्प करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने दिमाग में आंखों से बहुत से फीचर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन मैं ज़ाहिर है आपको हेल्प करने के लिए यहाँ हूँ। तो पहला फीचर मुझे क्या नज़र आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो मेरे कोलेनकाइमा सेल्स हैं वो लिविंग हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स? मेरे पास लिविंग। और अगर आप लोग क्लेम करना चाहें कि ये लिविंग है तो उसके मैंने आपको वजह प्रीवियस बोर्ड में बताई थी कि ये लिविंग क्यों है। लेकिन अगर मैं इसके कंपैरिजन पे इस स्लाइड को देखिए, मैं फिर थोड़ी देर चुप करूंगा और आप लोग फाइंड करेंगे स्क्लेरेनकाइमा के कुछ फीचर्स जो थोड़े से डिस्कस हुए हैं आप लोगों के साथ, उनकी दफा फिर अपनी आंखों के जरिए पे दिमाग में बिठाएं। सो आई एम गोइंग टू हैव अ साइलेंस। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि आपके लेफ्ट साइड पे स्क्लेरेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और राइट साइड पे स्क्लेरेनकाइमा का क्रॉस सेक्शन। तो आप क्लेम कर सकते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं दे आर डेड और दे आर नॉन लिविंग। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर बेसिकली नॉन लिविंग टिश्यूज। मेरा ख्याल है कि आपको प्रीवियस बोर्ड की बात याद होगी कि ये वाले सेल्स को अगर आप देखें तो इनके तमाम अतराफ में जो सेल वॉल है ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली थिक हो गई है। इसके अंदर हमें प्रोटोप्लास्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर नजर आ रहा है। लूमन इनके बहुत नैरो हो गए हुए हैं और इसमें जो हमें सेल वॉल नजर आ रही है दैट इज नन अदर देन ओनली सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल नजर आती है, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट इज ऑल टुगेदर एब्सेंट इन कोलेनकाइमा सेल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ PCW प्राइमरी सेल वॉल नजर आती है, प्राइमरी सेल वॉल। राइट, इस वाले केस में देयर इज नो सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ है? स्क्लेरेनकाइमा में। स्क्लेरन और सेकेंडरी ये आपने याद रखना है। ये क्या सेल है? लिविंग। और ये क्या सेल है मेरे पास? नॉन लिविंग और डेड। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज ऑल टुगेदर लिविंग, जैसे मैंने बोला था अभी आप लोगों के से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे नो सेकेंडरी सेल वॉल, नो सेकेंडरी सेल वॉल। और यहाँ पे क्या है? ओनली सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
सेकेंडरी सेल वॉल नजर आती है। SCW स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी सेल वॉल, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है सामने क्रॉस, यानी कि यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। फिर अगर आप देखो तो आप लोगों को इन पर्टिकुलर सेल्स में एंगुलर थिकनिंग नजर आती है। कौन सी थिकनिंग? एंगुलर थिकनिंग। एंगुलर यानी कि जहां जहां एंगल है सिर्फ वहां वहां पे थिकनिंग है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कहीं इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ जाता है, लेकिन सेकेंडरी सेल्स में किसी किस्म का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म, यहाँ पे हम लोगों को यूनिफॉर्म थिकनिंग नजर आती है। जब थिकनिंग यूनिफॉर्म हो जाए तो इसका मतलब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सपोर्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कॉनकाइमा सेल्स की बात करें तो ये किस हद तक फोटोसिंथेसिस का और बाकी फंक्शन परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब अगली बात है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है हमारे स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों ने इन सेल्स को फाइंड करना हो, लोकेशन फाइंड करनी हो, तो आपको कहाँ कहाँ नजर आएगी। तो पहली बात मेरे पास ये है कि ये बीन्स कोलनकाइमा सेल्स ये हम लोगों को यंग हर्बेशियस प्लांट्स में नजर आते हैं, यंग हर्बेशियस प्लांट में नजर आते हैं। लेकिन जहां तक बात है सेकेंडरी सेल्स की, तो ये तो आप लोगों को नजर आते हैं इन ट्रीज, इन श्रब्स एंड इन वाइन्स। वाइन्स हम बोलते हैं बेलों को, श्रब्स हम बोलते हैं झाड़ियों को, और ट्रीज किन्हें बोलते हैं? दरख्तों को। तो जहां जहां भी आप लोगों को वुड नजर आती है, हार्ड वुड नजर आती है, यानी कि अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो इन ऑर्गेनिज्म में जो विल्टिंग के साइन है वो अपीयर होते हैं एटलीस्ट इन द लीव्स, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को विल्टिंग के साइन को अभी अपीयर होते ही नहीं। प्लांट खड़ा खड़ा मर जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, एक्सेप्ट इस बात के कि इनके लीव्स अब येलोइंग स्टार्ट हो गई है इनकी। अगर हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की, तो कॉनकाइमा सेल्स की मेरे पास कोई फर्दर टाइप अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर आप दिखना चाहें तो आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल नजर आएंगे, सिलेंड्रिकल नजर आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, ये बंडल्स की फॉर्म में नजर आएंगे। और आप लोग इनको फाइंड करना चाहें तो ये आपको नजर आएंगे जस्ट बीनीथ द स्किन। वो जो जस्ट बीनीथ द स्किन है वो स्टेम की भी हो सकती है, और वो आप लोगों को, आप इस सेलरी प्लांट को देखें तो आप लोगों को इस सेलरी प्लांट के लीव्स के नीचे बहुत से ये ब्लैक ब्लॉक से डॉट्स देखे नजर आ रहे हैं। इन पर्टिकुलर डॉट्स के अंदर बंडल्स हैं, बंडल्स हैं मींस ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, किसके? कोलनकाइमा सेल्स के जो इस पर्टिकुलर सेलरी को क्रंची और हार्ड बना रहे। जो क्रंची फील आपको आती है इस सेलरी प्लांट के अंदर, इट इज जस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर टिश्यूज कॉल्ड एज कोलनकाइमा टिश्यूज। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो हम सेकेंडरी सेल की जो फर्दर टाइप्स हैं उसके लिए मूव करेंगे इनटू द लास्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंडरी सेल्स की 3 टाइप्स हैं। हमने बात को जहाँ से छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू कर रहे हैं कि सेकेंडरी सेल्स की मेरे पास 3 टाइप्स हैं। ये मैं फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों की बुक को। तो वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फाइबर्स, उन्हें हम लोग ट्रैकीड्स और ट्रैचीड्स का नाम भी देते हैं। अदर वन इज कॉल्ड एज सेक्लेराइड्स, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज वेसल्स। आपने पढ़ा हुआ है कि वेसल्स दे आर पार्ट ऑफ कोर्स जाइलम, और हम लोग उन्हें ट्रैकी भी बोलते हैं। ये हमने पढ़ा है ऑफ कोर्स चैप्टर नंबर 14 में। आप इस डायग्राम को देखिए, राइट, और आपको नजर ये आ रहा है कि जो फाइबर्स हैं दे आर वेरी वेरी लॉन्ग एंड दे आर अरेंज इन अ सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। और अगर आप देखें तो दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ कोर्स जाइलम। और आखिरी बात जो ये है, जैसे मैंने लास्ट में भी बोला था आपको कि ये वाले सेल्स भी फर्दर स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए कहाँ प्रेजेंट है? बंडल कैप्स में। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने मस्ट याद रखनी है, इसलिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि सबसे पहली बात कि दे आर लॉन्ग, दे आर लॉन्ग एंड देन दे आर सिलेंड्रिकल, दे आर सिलेंड्रिकल। और दूसरी बात आपने इसकी लोकेशन की याद रखनी है कि दे आर प्रेजेंट इन जाइलम, वो जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन एडिशन इन बंडल कैप्स। तो ये सारी की सारी बातें मीन्स ये 4 पॉइंट्स हैं कि ये लंबे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ये कुछ प्लांट्स के बंडल कैप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये चारों के चारों पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड।
अब अगर मैं बात करूं स्क्लेराइड्स की, तो जो मेरे पास स्क्लेराइड्स हैं ये शक्ल में या थिकनेस में तो फाइबर जैसे ही होते हैं, लेकिन दे आर वेरी शॉर्ट इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं, शॉर्ट। शक्ल, थिकनेस, मोटाई वगैरह फाइबर जैसी ही है, लेकिन कॉम्प्रेस्ड है, छोटे हैं। तो ये फिर कहाँ प्रेजेंट होंगे सर? किसी छोटी जगह पे प्रेजेंट होंगे। वो स्टेम का पार्ट नहीं होंगे, वो लीफ का पार्ट नहीं होंगे, वो रूट का पार्ट नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ नजर आते हैं सीड कोट्स में। आपको पता है सीड कोट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टा किधर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो नट्स हैं, आप बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अखरोट की, तो जो अखरोट का बाहर बड़ा हार्ड सा शेल है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? स्क्लेराइड्स। अगर आप बात करते हैं मूंगफली की, आप बात करते हैं चरगोजे की, आप लोग बात करते हैं बादाम की, तो उनके नट्स के बाहर जो थर्ड मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेराइड्स। अब हम बात करेंगे वेसल्स की, और वेसल्स आपको पता है कि दे आर अगेन वेरी लॉन्ग, ये बड़े लॉन्ग हैं, बट दे आर नॉट सिलेंड्रिकल, रादर दे आर ट्यूब्यूलर। अब दोनों में फर्क है, उनकी अरेंजमेंट इस तरह की है, लेकिन ये अंदर से हॉलो होने की वजह से ट्यूब्यूलर है। जाहिर है आपको पता है, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, कि ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? डेफिनेटली जहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम बनाना होगा, तो कंडक्टिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? डेफिनेटली इन द जाइलम वेसल्स। तो इसीलिए हम इन्हें वेसल्स का नाम भी देते हैं। तो आपने इन तीनों को, अब इस डायग्राम में हमने इन तीनों को कंपेयर किया हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट आपको नजर आ रहे हैं फाइबर्स, दरम्यान में नजर आ रहे हैं आप लोगों को स्क्लेराइड्स, और एक्सट्रीम राइट पे नजर आ रही हैं वेसल्स। नाउ वी वांट टू जंप टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, और वो लास्ट टॉपिक मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी ग्रोथ। लुक एट दिस, सेकेंडरी ग्रोथ डिस्कस हुआ था कल आप लोगों के साथ कि प्लांट्स दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एक लेंथ वाइज, अगर एक प्लांट सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ में इजाफा कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन सर्टन प्राइमरी ग्रोथ अटेन करने के बाद अब प्लांट्स वर्टिकल ग्रोथ को रोक देते हैं, एंड देन टू प्रोवाइड व्हाट? अ फोर्स दैट एनेबल देम टू कीप इट इरेक्ट एंड टू फेस द वेरी हाई स्पीड विंड वेलोसिटीज, ये अपनी थिकनेस में भी इजाफा करना शुरू कर देते हैं। वो जो थिकनेस है डेफिनेटली वो सर्कुलर वे में चारों तरफ हो रही होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? अ सर्कुलर ग्रोथ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गर्थ, और गर्थ, GIRTH, गर्थ। तो सिग्निफिकेंस मेरे पास ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज यूज्ड टू इंक्रीज गर्थ। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इस तरह से जो प्लांट का स्टेम है, जो प्लांट की रूट है, ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं? थिक हो जाती, राइट? थिक हो जाती हैं। अगर थिक नहीं होगी तो डेफिनेटली प्लांट लंबा और पतला होकर बड़ी आसानी से गिर जाएगा। इसीलिए प्लांट्स स्पेसिफिक हद तक प्राइमरी ग्रोथ करने के बाद उसे रोक देते हैं और फिर सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है। तो आंसर ये है कि मेरे पास दो किस्म के टिश्यूज हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। उनमें से किसी भी टिश्यू को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्क कैम्बियम। एंड अदर वन इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। अब आपने अगली बात क्या माइंड में रखनी है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेस्कुलर कैम्बियम। ये पढ़ा है आप लोगों ने, अगेन चैप्टर नंबर 14 में बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था कि किसी एक वेस्कुलर बंडल के किस में एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। किसी एक वेस्कुलर बंडल के मेरे पास तीन पार्ट थे। लुक एट दिस डायग्राम। आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज फ्लोएम, इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? xylem, and in between these two xylem there is a tissue that is the most important for this chapter, and that is called as the vascular cambium. तो एक है मेरे पास कॉर्क कैम्बियम, एक है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं एज पर स्केड्यूल और द फ्लो ऑफ योर बुक। पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? वेस्कुलर कैम्बियम को। तो ये वो सेकेंडरी टिश्यू है जो किसी वेस्कुलर बंडल के अंदर एम्बेडेड होता है। अभी डिस्कस किया मैंने, बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम, दरमियान में कैम्बियम। ये बाहर की तरफ भी डिवाइड कर रहा है और अंदर की तरफ भी डिवाइड कर रहा है, राइट।
अगर ये बाहर की तरफ डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा क्या, सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। और जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगा तो इट विल मेक सेकेंडरी जाइलम, इट विल मेक सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब अगर मैं अरेंजमेंट आपको दिखाऊं तो क्या नजर आएगा मुझे, इस पर्टिकुलर फ्लोएम में सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम, उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम, उसके अंदर अगेन कैम्बियम, और कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम, और सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम। तो ये अरेंजमेंट बनी मेरे पास एक वेस्कुलर बंडल की। इस सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह प्राइमरी जाइलम में प्रेजेंट वेस्कुलर कैम्बियम था। तो जब नया फ्लोएम बनेगा और नया जाइलम बनेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाले सेल्स बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, राइट। अब इसके बाहर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट था, जाहिर है आप पढ़े लिखे बच्चे, यहाँ प्रेजेंट था व्हाट, कॉर्टेक्स। तो रिजल्ट क्या होगा, जब कॉर्टेक्स सेल पे फोर्स लगेगी तो कॉर्टेक्स सेल मरना शुरू हो जाएंगे। तो हर साल जब इसकी girth में इजाफा होगा तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि कॉर्टेक्स सेल मरते जाएंगे, अल्टीमेटली वो एक बहुत फाइन सी लेयर की फॉर्म में बाकी बचेगी। अब देखते हैं कि इसके बाहर क्या है। इसके बाहर मींस कॉर्टेक्स के बाहर वाली साइड पे वो वाली कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्क कैम्बियम। एंड दिस वेरी कॉर्क कैम्बियम व्हेन इट विल एक्सर्ट फोर्स तो इट विल कॉज ब्रेक डाउन और लाइसिस ऑफ द एपिडर्मिस। कॉमन सेंस कि जब ये वाली ग्रो करेगी तो एपिडर्मिस के सेल फटेंगे और मरेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी बहुत ही एडल्ट ट्री को देखते हैं तो आपको उसकी बाहर क्रैक्स नजर आते हैं, इट इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम। बाज़ जगहों पर ये कॉर्क ज्यादा होता है, बाज़ जगहों पे कॉर्क कम होता है। बहरहाल कॉर्क इज प्रेजेंट अंडरनीथ एपिडर्मिस आउटसाइड द कॉर्टेक्स। ठीक है, अब रिजल्ट मेरे पास होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हर साल जब हमारा जाइलम ग्रो करेगा इनसाइड तो बाहर वाले सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई कि जो मेरे पास प्राइमरी फ्लोएम है वो भी मर जाएगा, सिर्फ बचेगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो आप लोगों के इसी मेच्योर प्लांट को देखोगे तो उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल पार्ट पे लिविंग टिश्यू नजर आएगा, फंक्शनल टिश्यू नजर आएगा, एंड दैट वेरी फंक्शनल टिश्यू इज सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। लेकिन जो मेरे पास जाइलम है ये हर साल ग्रो करता है, हर साल नया बनता है। अब आपको ये भी याद होगा कि अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, अपने प्यारे पाकिस्तान की बात करूं, तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। इसके अंदर प्रेजेंट है खूबसूरत 4 मौसम। वो 4 मौसम मेरे पास कौन से स्टूडेंट्स, डेफिनेटली बहार है, फिर उसके बाद गर्मी आती है, फिर उसके बाद बरसात आती है, फिर सर्दी आती है, फिर खज़ां आ जाती है। तो ये 4 किस्म के मौसम का इफेक्ट प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी होता है। तो जिस मौसम में प्लांट पे पत्ते नहीं होंगे या सनलाइट कम होगी, यानी कि मैं सर्दियों और खज़ां की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे आप लोगों के प्लांट्स को वाटर की क्वांटिटी कम अवेलेबल होगी, तो सेल्स डिवाइड तो कर रहे होंगे लेकिन वो इलोंगेशन की फेज से नहीं गुजर रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम किसी प्लांट को देखेंगे किस में, बहार के मौसम में, तो बहार के मौसम में या गर्मी के मौसम में plentiful water is available. There are number of leaves, they are freshly made, young leaves, they are fetching water at the faster speed. तो आपको इस वक्त इस जोन में क्या नजर आएंगे, आप लोगों को लंबे लंबे सेल नजर आएंगे इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। तो आपको रिंग्स नजर आएंगे। जाहिर है रिंग का एक वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे सेल्स लंबे लंबे हैं, वो उससे एक्टिव ग्रोइंग सीजन को शो कर रहा है, और वहाँ पे सेल्स छोटे छोटे हैं, वो उसके रिटार्डेड ग्रोइंग सीजन मींस विंटर और ऑटम को जाहिर कर रहा होता है। अब इस पर्टिकुलर एक रिंग से हमें नजर आती है प्लांट की एक साल जिंदगी। और अगर मैं किसी प्लांट का क्रॉस सेक्शन काटूं और मैं इसमें नंबर ऑफ रिंग्स को फाइंड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस प्लांट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, बिकॉज हर साल एक नया जाइलम बनता है, राइट। और जो फ्लोइम है इट मूव्स टूवर्ड्स आउटसाइड, वो हमेशा बाहर की तरफ ग्रो करते रहते हैं, और हमें सबसे एक्टिव फ्लोइम सबसे बाहर नजर आएगा, राइट। अब अगर मैं जाइलम की दोबारा बात करूं तो जाइलम में मुझे नजर आता है कि 2 किस्म की वुड बन जाती है, एक को हम बोलते हैं सैप वुड और एक को हम बोलते हैं हार्ट वुड। यू नो वुड इज नथिंग अदर देन जाइलम, जाइलम ही बेसिकली वुड होती है, ठीक है।
अब सैपवुड मेरे पास कौन सी है, दैट इज एक्टिवली एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। लेकिन हर साल जैसे मैंने बोला कि नई वुड बनती है, तो जो पुरानी वुड होगी वो क्या करेगी, मर जाएगी। तो वो वाली वुड जो मर गई है दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ट वुड। अब जो हार्ट वुड है उसको अगर हमने मार दिया है तो हम उसे किसी फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हम इससे फर्दर स्ट्रेंथ गेन करें। अगर मैं स्ट्रेंथ को गेन करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें जो हम इस पर्टिकुलर वुड में ऐड कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो 4 हो सकती है। नंबर 1 इज रेजिन, रेजिन्स, एंड नंबर 2 इज द गम्स, नंबर 3 is oils, and number 4 are tannins. अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मीन्स रेजिन्स, गम्स, ऑयल्स एंड टेनिन्स, व्हाट इज देयर फंक्शन? उस फंक्शन ये है कि इन चीज़ों की वजह से ये लकड़ी वाकई हार्ड हो जाती है, और इस हार्ड होने की वजह से अब इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की चीज़ें अटैक नहीं कर सकती। इसके डिके होने का चांस कम हो जाता है। शायद आपने नाम सुन रखा होगा कि हमारे मुल्क में एक दरख्त पाया जाता है जिसे हम आम पंजाबी ज़बान में टाली कहते हैं, राइट। वो ये जो टाली है इसकी 2 टाइप्स होती है, ब्राउन टाली और एक काली टाली। तो ये जो हमारे पास काली टाली होती है उसके अंदर डेफिनेटली रेजिन्स और टैनिन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो काली टाली का जो फर्नीचर होता है उसको दीमक भी नहीं लगती और उसको घुन भी नहीं आसानी से खाता, और वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, राइट। हम चलते हैं इन पर्टिकुलर वुड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने के लिए। तो किस पर्टिकुलर वुड में कितना सेलुलोज है, कितना लिग्निन है, कितना क्यूटिन है, कितना सुब्रिन है, उसमें कितने रेजिन है, गम्स कितनी है, ऑयल और टैनिन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसके लिहाज से डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बेस पे वुड्स की डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। तो जो सबसे हार्ड सख्त लकड़ी होती है, जैसे मैंने बोला कि वो जिसे हम हार्ट वुड बोलते हैं, और जिसमें रेजेंस, गम्स, ऑयल और टैनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट वुड। अगर वो कम हुई तो वो कहलाएगी मेरे पास सैप वुड, ठीक है। और हम इसे आम ज़बान में अगर उसमें वेसल्स हैं तो हम उसे कच्ची लकड़ी भी बोलते हैं। अगर वेसल्स ना हो तो कच्ची लकड़ी भी कहलाती है, जैसे कि हमारे कॉनिफर प्लांट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और सॉफ्ट फॉर्म ऑफ वुड टिश्यू भी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्क। और कॉर्क को हम लोग कॉर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्लांट से पोटैटो जिसे हम बोलते हैं कर्कस सुबर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इट इज मेड अप ऑफ द कॉर्क, और कॉर्क की थिकनेस में भी इजाफा होता रहता है हर साल, जिसकी वजह से कर्कस सुबर की थिकनेस में भी इजाफा होता रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमारा कैलस करता है वो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी दर्ख्त को पच लगाते हैं, पच का मतलब है कट लगाते हैं, तो डेफिनेटली एक लिविंग टिश्यू है। जैसे हम लोग सफ़र कर सकते हैं कि हमें इंजरी हुई तो हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया वायरस अटैक कर सकते हैं, तो सेम इज़ अ केस विद द प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग एंटिटी, एक जिंदा चीज़ है। तो जब आप उस पर कट लगाते हो, जब आप दफ्तों के छिलके ऊपर जाके अपने नाम लिखते हो डिफरेंट तरीके से, तो उसके रिजल्ट में डेफिनेटली उनके टिश्यूज भी हर्ट होते हैं। अब उस पर्टिकुलर टिश्यू को हर्ट होने से बचाने के लिए या उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस या फंगस के अटैक को बचाने के लिए वहाँ पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू बनता है, एंड दैट वेरी अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू इज कॉल्ड एज कैलस। तो कैलस बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लांट को इम्यूनिटी देने के लिए है, इसकी सेफ्टी के लिए, राइट। तो ये सारी बातें थी दैट इज रिगार्डिंग द सपोर्ट इन प्लांट्स। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने ये सारी बातों को गौर से सुना है और जो पिक्चर्स हमने आपको दिखाई हैं, अगर आप वो चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे तो आप लोगों को नॉट ओनली इन टिश्यूज़ के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपको इन टिश्यूज़ की लोकेशन के बारे में पता चलेगा कि टिश्यूज़ बेसिकली हैं कहाँ, राइट। तो आप इनको अगर देखना चाहें तो यू हैव टू मेक इधर क्रॉस सेक्शंस और यू हैव टू मेक व्हाट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, और उसमें आप लोगों को इनके तमाम फीचर नज़र आते हैं जो हमने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप इन बातों को माइंड में रख के, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो मार्क्स ज़रूर स्कोर करने में कामयाब होंगे जो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे ले जाएं, एंड दैट वेरी डेस्टिनेशन इज़ नथिंग अदर देन मेडिकल कॉलेज। होप यू एवरी सक्सेस इन योर लाइफ
I want to say you goodbye. Allah Hafiz.